नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ मैंने जैसे बोला था कि मैं अगली वीडियो में एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी की कुंडली से आपको बताऊंगी कि नौमांश चार्ट को कैसे रीड करते हैं। तो आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो पहले इस वीडियो में मैं हिंदी में आपको समझाऊंगी कि कैसे नौमांश चार्ट को आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में इसी चार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। तो आप टाइम स्टैम्प पे जाके जिसको इंग्लिश में समझना है वो उसमें समझ सकता है, और अभी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले अगर आप नरेंद्र मोदी जी का चार्ट देखेंगे लग्न कुंडली, तो उनका जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न में उनका मंगल चंद्र बैठा है। फिर उनका बृहस्पति चौथे घर में कुंभ राशि में बैठा है, और राहु उनका मीन राशि में पंचम भाव में है। फिर अगर हम दसम भाव में देखें देखें तो वहाँ पे शनि और शुक्र है। और फिर 11वें भाव को देखें तो वहाँ पे केतु है, बुध है और सूर्य है। तो ये है उनकी लग्न कुंडली। और अगर हम नवमांश देखें तो नवमांश उनका कर्क नवमांश है। और कर्क नवमांश में मंगल बैठा है पहले घर में। फिर दूसरे घर में राहु और शुक्र बैठा है जो सिंह नवमांश में है। फिर कन्या नवमांश में उनके तीसरे भाव में चंद्र बैठा है। पंचम भाव में जो आती है कर्क वृश्चिक नवमांश है, वहाँ पे सॉरी, वहाँ पे बृहस्पति बैठा है। और फिर शनि इनका छठे भाव में धनु नवमांश में है। फिर सप्तम भाव में इनके सूर्य और बुध मकर नवमांश में है। और फिर कुंभ नवमांश में केतु अष्टम भाव में है। तो ये ऐसे इनकी दोनों कुंडलियाँ हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब इसको समझते हैं। अब मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। अगर आप इनके पहले घर के लॉर्ड को देखें, पहले घर का जो अ, इसका जो लॉर्ड है, अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न का जो मालिक होता है वो है हमारा मंगल। मंगल इनके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। एक आप ये समझ लीजिए कि मंगल इनके लिए सबसे ज़्यादा, अगर आप इनकी कुंडली को समझेंगे, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लैनेट हो जाता है, ग्रह हो जाता है। तो अब ये पहले घर में बैठा हुआ है D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में। और नवमांश चार्ट में क्योंकि अगर मैं एक चीज़ और बोल दूँ, जो भी आपके पहले घर का लॉर्ड होता है, पहले घर का प्लैनेट होता है, ग्रह होता है लग्न कुंडली में, तो वो किसी और भी अगर जैसे यहाँ पे घर का अगर मालिक है, जैसे यहाँ पे छठे घर का भी मालिक है मंगल, तो इन दोनों को डिनोट कर रहा है। आपकी कुंडली में कुछ और भी हो सकता है। तो ये तभी एक्टिवेट हो जाता है जिस वक़्त आप पैदा होते हो, ठीक है? जिस वक़्त आप पैदा हो गए हो, उस वक़्त ये एक्टिवेट हो गया है, ठीक है? तो इस ये एक्टिवेट भी हो गया है क्योंकि ये खुद आप हो, ये आपको डिनोट करता है, तो इसलिए आप एक्टिवेटेड हो। और ये डिविजनल चार्ट में भी एक्टिवेट हो गया है। तो अब इनके नौमांश चार्ट से हम ये समझते हैं कि मंगल इनका पहले घर में गया है नौमांश में, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है इनका मंगल। केंद्र में गया है पहले घर में नौमांश में, और वो भी कर्क नौमांश में गया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूँ, नौमांश में कोई भी उच्च और नीच जैसा नहीं होता। पहले हमें जस्ट देखना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये केंद्र भाव में बैठा है या पंचम नवम में बैठा है या कहाँ पे बैठा है। केंद्र में या पंचम नवम में बैठा है तो ये बहुत अच्छा ग्रह है, अच्छे फल देगा, लेकिन किस तरह से देगा जब एक्टिवेट होगा ये इसको बताएगा। अब यहाँ पे ये पहले भाव में बैठा है केंद्र के, मतलब ये ग्रह इनके लिए इनकी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका एक आप एक ज़िंदगी का कोई लक्ष्य लेके इस जन्म में आए हो, तभी आपका जो पहले घर का जो मालिक है वो आपके नौमांश के पहले घर में गया है। तो आप जीवन में कोई लक्ष्य लेके आए हो, इसीलिए वो आपके पहले घर में गया है। अब आपका लक्ष्य क्या है ये आप समझते हैं इस कुंडली में। ये इनका कर्क नौमांश में गया है। कर्क राशि जो होती है वो हमारी मदर को, माता को, मातृभूमि के लोगों को डिनोट करती है, ठीक है? 7th हाउस से, सप्तम भाव से चौथा घर अगर किसी पॉलिटिशियन की कुंडली में देखें, तो ऐसे लोगों का कोई ना कोई जीवन का एक लक्ष्य है, जिसके लिए ये यहाँ पर इन्होंने जन्म लिया है। तो यहाँ पर कर्क नवमांश बताता है कि इनका लक्ष्य इनकी मातृभूमि, इनकी माता और मातृभूमि में रहने वाले लोगों की तरफ है। और अगर आप किसी भी पॉलिटिशियन की कुंडली में देखोगे, या किसी भी ऐसे इंसान की जो मीडिया में रहता है, पब्लिक इमेज में रहता है, जिसको सर्व करना होता है खासकर जनता को, तो वो जनता जो है वो चौथा भाव है। और चौथे भाव की कालपुरुष की राशि होती है कर्क राशि। तो यहाँ पे कर्क नवमांश में जाने से इनके पहले घर के मालिक का ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि इनके जीवन का लक्ष्य है, पहले तो क्योंकि ये पहले घर में गया है नवमांश के, और इनका लक्ष्य जो जीवन का है वो कर्क नवमांश बताता है कि इनकी मातृभूमि, मातृभूमि के लोगों के मतलब पब्लिक के लिए, और
माता की तरफ है। तो ये इनका लक्ष्य है जीवन का, इस जन्म का बड़ा लक्ष्य है। अब हम और ग्रहों की बात करते हैं, जैसे इनके दसम भाव के मालिक के बारे में बात करते हैं। दसम भाव का मालिक है इनका यहाँ पर सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य इनका 11वें भाव में है, जो कन्या राशि में है। 11वें भाव में सूर्य गया है अपने से नेक्स्ट साइन में। अच्छा मतलब कोई इतना खराब नहीं है, अच्छा है। और मतलब इनको अपने जब भी ये अपने जीवन में इनका कर्म क्षेत्र में काम करना शुरू करेंगे, तो इनको उसका फल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब नवमांश में देखते हैं, जब ये कर्म करना शुरू करेंगे अपने जीवन में तो क्या फल मिलेगा। और सिंह राशि यहाँ पे प्रेजेंट है और सूर्य अच्छे तरीके से ही प्लेस्ड है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि कोई जो कुछ भी करियर में होगा इनका रोल, और शनि और शुक्र भी बैठे हैं वहाँ पे, ये एक मतलब एक हाई अथॉरिटी जैसा ही इनका रोल होगा। अब यहाँ पे हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य केंद्र में गया है, सप्तम भाव में, नवमांश में, वो भी मकर राशि में। मतलब इनके जो कर्म क्षेत्र का भी जो भाग्य है, जो इनका जब भी ये कर्म करना शुरू करेंगे, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कर्मनिष्ठ होंगे। कर्म को भी एक अपना लक्ष्य बना के, कर्म को भी कर्म की तरह उसमें हार्ड वर्क डाल के, बहुत ही मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ। मकर राशि आ रही है ना, मकर नवमांश आ रहा है, वो भी सप्तम भाव में, केंद्र भाव में ही नवमांश के जा रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अपने कर्म की तरफ ही ध्यान देंगे ज़िंदगी में, और कर्म ही करेंगे और कर्म को ही लक्ष्य बनाएँगे। क्योंकि कर्म का ही मालिक, कर्म जो काल पुरुष की कुंडली में जो कर्म स्थान को बताता है, उसी को के मतलब मतलब साइन में चला गया है, और वो भी नौमांश के सप्तम भाव में, वो भी अच्छा केंद्र भाव है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि इनका लक्ष्य जीवन का, इनका जो भाग्य है, जब भी ये कर्म करना शुरू करेंगे, कार्य करियर में जाएंगे, तो इनके करियर में ये बहुत ही हार्डवर्क, मेहनत के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने कार्य को भी मेहनत के साथ करेंगे, और इसमें इनको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि ये केंद्र भाव में गया है, अच्छे भाव में गया है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। अब इनकी कुछ और चीज़ें जैसे देखते हैं। अब जैसे अगर आप इनके सप्तम भाव को देखें, वो है अ, वृषभ राशि, जिसका मालिक है शुक्र। अब शुक्र इनका दसम भाव में सिंह राशि में गया है। मतलब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में शादी अपने कर्म से ही कर रखी है। मतलब जो इनका करियर है ना, वही उनकी पत्नी है, ठीक है? क्योंकि उनकी पत्नी का ही लॉर्ड इनके दसम भाव में चला गया। इनकी पत्नी ही इनका कर्म है, और नहीं मतलब इनका कर्म ही इनकी पत्नी है, ये आप समझ सकते हैं। तो यही ये इसका इंडिकेशन है, तभी इसको आपने देखा होगा कि ये ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। और जब शनि और शुक्र की युति होती है, चाहे वो नवमांश में हो, चाहे वो लग्न चार्ट में हो, मैंने देखा है ऐसे लोगों की शादी नहीं होती है, लेकिन इनको धन बहुत मिलता है। क्योंकि 10th हाउस में है, इनको स्टेटस बहुत अच्छा मिलेगा लाइफ में, एक पोजीशन बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन शादी में डिफिकल्टी और शादी ना होने का इंडिकेशन ये दिखाता है शनि और शुक्र की युति। अब शुक्र को हम नवमांश में देखते हैं। नवमांश में जब हम शुक्र देखते हैं, तो शुक्र गया है इनका दूसरे भाव में नवमांश के, वो भी सिंह नवमांश में। अब ये सिंह नवमांश में सप्तम भाव का मालिक गया है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? देखो, सप्तम भाव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। जो भी पॉलिटिशियन पब्लिक के लिए, चौथे भाव के लिए काम कर रहा है, पब्लिक के लिए काम कर रहा है, उसका सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पब्लिक इमेज है, ठीक है? तो पब्लिक इमेज जो है इनकी, हमेशा वहाँ पे इनको फ़ेम मिलेगा। पंचम नवमांश में गए, मतलब सिंह नवमांश में गए हैं दूसरे घर में। दूसरे घर में गए हैं नवमांश चार्ट के, वो भी सिंह राशि है वहाँ पे, सिंह नवमांश है। तो ये कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि जब भी ये पब्लिक के लिए काम करेंगे, इनको फ़ेम मिलेगा। इनको अपनी ज़िंदगी में फ़ेम मिलेगा, ये है इसका इंडिकेशन। D1 चार्ट से कहीं न कहीं ये इंडिकेट हो गया था कि इनकी शादी नहीं जाएगी, या तो नहीं होगी, या होगी तो भी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र और शनि की युति हुई है। शुक्र और शनि की युति चाहे नवमांश में हो, चाहे D1 में हो, ऐसे इंसानों की शादी या तो नहीं होती है, अगर होती भी है तो ख़ास चलती-वलती नहीं है, लेकिन धन बहुत मिलता है। धन ना मिले तो स्टेटस और पोज़ीशन बहुत ऊँची-ऊँची मिलती है। मैंने ये एनालिसिस किया है और देखा है। शादी या तो होगी नहीं, या तो होगी तो चलेगी नहीं, नहीं तो बहुत डिले होता है, लेकिन धन ये देता है और ये पोज़ीशन भी देता है। ये जो कॉम्बिनेशन है, तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इनकी शादी नहीं चलनी थी। इनको लाइफ़ में स्टेटस और पोज़ीशन ही मिलनी थी, और इनकी जो करियर है वही इनकी पत्नी है।
ये इसका इंडिकेशन यहाँ से मिलता है। और जो शुक्र जो है, वो जब सिंह नवमांश में बैठ गया है जाके दूसरे भाव में, तो ये कहीं न कहीं ये इंडिकेट करता है, जब भी ये पब्लिक के लिए काम करेंगे, इनको फ़ेम मिलेगा, इनको फ़ेम मिलेगा। लेकिन दूसरे घर में नवमांश के गया है, तो इनको जो भी फ़ेम मिलेगा, अपनी पब्लिक्स के साथ काम करने से, ये सब सब कुछ करने से, पब्लिकली जब ये काम करेंगे लोगों के साथ मिल के, जो उनके रिलेशन होंगे, जिनके साथ लोगों के साथ मिल के ये काम करेंगे, क्योंकि 7th हाउस, सप्तम भाव सिर्फ़ आपकी पत्नी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की पत्नी नहीं है, वो उनके साथ जो लोग मिल के पार्टनरशिप में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ उनको परिवार की तरह के काम करना होगा। जब वो परिवार की तरह के काम करेंगे, तो वहाँ से उनको फ़ेम मिलेगा, उनको फ़ेम मिलेगा, ये इसका इंडिकेशन है। अब इसके और ग्रहों के बारे में बात करते हैं। अब जैसे हम इनके शनि के बारे में बात करते हैं। शनि इनके तीसरे भाव को डिनोट करता है और इनके चौथे भाव को डिनोट करता है। अब शनि यहाँ पर बैठा है दसम भाव में। अब यहाँ पे शनि कहीं न कहीं ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसकी शनि इनके पराक्रम को भी दर्शाता है, तीसरे भाव का मालिक है। इनके छोटे भाई-बहन को भी दर्शाता है। इवन इनकी माता और मातृभूमि। तो कहीं न कहीं अब मैं पहले इनके छोटे भाई-बहन और इनके पराक्रम की बात करते हैं। तो अगर इसको देखें तो लग्न कुंडली में ये मकर राशि जो तीसरे भाव में आती है, यहाँ से 8 घर छोड़ के ये दसम भाव में गया है। तो ये इंडिकेट करता है कि इनका अपने छोटे भाई-बहनों के साथ जो रिलेशन है, वो कभी ऊपर कभी नीचे जाएगा ज़िंदगी में। दूसरा, इनका पराक्रम भी, कभी ये अपनी ज़िंदगी में बहुत एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, बहुत काम करेंगे, बहुत मेहनत से करेंगे। कभी-कभार ये बहुत लो फ़ील करेंगे। इनको लगेगा कि सब छोड़-छाड़ दें, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरीके की इनकी सिचुएशन हमेशा लाइफ़ में ऐसे-ऐसे रहेगी। ये इनके पराक्रम की बात की और छोटे भाई-बहनों के साथ इनका रिलेशन। माता की बात करते हैं, जिसको भी शनि डिनोट करता है। अब मातृभूमि को भी ये डिनोट करता है, मातृभूमि के लोगों को भी डिनोट करता है। यहाँ पे आती है शनि की राशि कुंभ राशि। ये अपनी मातृभूमि में नीचे दर्जे के लोगों के लिए काम करेंगे, जो लोअर क्लास के लोग हैं, इवन मिडिल क्लास के, ये उन लोगों के लिए काम करेंगे अपनी मातृभूमि में। और इनकी माता के साथ इनका जो कनेक्शन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, इनकी मातृभूमि के साथ भी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। फिर अब इसी को नवमांश में देखते हैं। नवमांश में अगर हम शनि को देखें, तो शनि छठे भाव में गए हैं, धनु नवमांश में। अब छठा भाव जो दिखाता है, वो कॉम्पिटिशन को और डिफ़िकल्टीज़ को दिखाता है, लेकिन सर्विस को भी दिखाता है। तो अब क्योंकि ये मातृभूमि को, मातृभूमि के लोगों को भी दिखाता है, तो ये कहीं न कहीं इनको इन सब चीज़ों में डिफ़िकल्टी आएगी, मतलब इनको परेशानियाँ आएँगी। कॉम्पिटिशन होगा, मतलब कहीं न कहीं लोगों के साथ इन कि किन दूसरे लोगों के साथ मतलब पब्लिक के साथ भी इनका कॉम्पिटिशन चलेगा। पब्लिक के साथ भी कॉम्पिटिशन चलेगा, पब्लिक के साथ रिलेशन में भी कहीं न कहीं डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा वहाँ पे, पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए, उनके साथ भी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी। वहाँ पे भी इनको एक ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ेगी जहाँ पे आप ये सोचिए, इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा उस तरफ, मतलब डिफ़िकल्टीज़ होंगी, कहीं न कहीं वहाँ पे मनमुटाव भी आया करेंगे, ठीक है? तो इनको इस चीज़ पे बहुत काम करना पड़ेगा। लोगों के साथ, खासकर जो पब्लिक है, उनके साथ अपने रिलेशन को बना के रखने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ाइट करना पड़ेगा। फ़ाइट, कॉम्पिटिशन बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रगल दिख रहा है, बहुत क कुछ करना पड़ेगा इनको। और दूसरी चीज़, एक इंडिकेशन और जो ये दे रहा है, वो ये दे रहा है कि ये अपने लोगों के लिए सर्विस करेंगे। मतलब सर्विस जैसा, मतलब जो इनकी जो जनता है, उसके लिए एक, जैसे होता है ना, एक डॉक्टर जिस तरीके से काम करता है, उसी तरीके से ये अपने ही जनता के लिए सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जी, जनता की सेवा करेंगे ज़िंदगी में, इस तरीके का इनका लक्ष्य होगा, ठीक है? फिर अब मैं इनके बृहस्पति की बात करती हूँ। बृहस्पति इनके दूसरे भाव को और इनके पंचम भाव को डिनोट करता है। मतलब इनके परिवार को और इनके जो भी बच्चे हैं, या फिर इनका जो भी फ़ेम है, इनको मिला, इनकी क्रिएटिविटी, इनका धन, ये सब। और बृहस्पति इनके चौथे भाव में बैठा है लग्न कुंडली में। ये तो हमने देख लिया, ठीक है? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब बृहस्पति जिस नवमांश में गया है, पहले हम उसको समझते हैं। बृहस्पति गया है इनके पंचम भाव के नवमांश में। पंचम भाव की राशि में नवमांश चार्ट में गया है, वहाँ पे वृश्चिक नवमांश है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं।
अब पहले तो इनका जो परिवार के साथ, क्योंकि अब इसका परिवार को भी डिनोट करता है, तो कहीं न कहीं परिवार के साथ जो इनका खुद का परिवार है, उसके साथ इनका रिलेशन अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि खराब रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में गया है नौमान चार्ट के, वृश्चिक राशि में गया है, वृश्चिक नौमांश में गया है। तो ये इंडिकेट करता है परिवार के साथ इनका रिलेशन अच्छा रहेगा, मतलब अच्छी चीज़ें ही होंगी, धन भी अच्छा रहेगा, लेकिन कभी ज़्यादा होगा, मतलब कभी परिवार के साथ अच्छा से टाइम स्पेंड कर पाएँगे, अच्छा रहेगा, कभी बिल्कुल भी नहीं ध्यान देंगे। तो एक फ्लक्चुएशन जैसा रहेगा, वही उनके धन में भी रहेगा, वही उनके परिवार के साथ भी चीज़ें चलेंगी, उनका जो रिलेशन रहेगा। अब इनके हम पंचम भाव का भी मालिक है बृहस्पति। वहाँ पे राहु बैठा है D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में। अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं, तो बृहस्पति जब यहाँ पे बैठा है, तो ये कहीं न कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इनको फ़ेम देगा, मतलब डबल फ़ेम देगा, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड ही 5th हाउस ऑफ नौमान चार्ट में गया है, तो डबल फ़ेम मिलेगा इनको। और डबल फ़ेम किसमें मिलेगी? क्योंकि ये वृश्चिक नौमांश है, तो लाइफ में जो भी ये काम करेंगे, जिस तरीके के भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये कहीं न कहीं ये अपनी फ़ेम की तरफ काम जो भी करेंगे, मतलब फ़ेम की तरफ। जो कुछ भी ये आप ये समझ लीजिए, जिन भी लोगों की तरफ ये काम करेंगे, सपोज़ अगर मैं बोलूँ, अम, अगर ये जनता की तरफ भी काम करे, तो वहाँ पे जो उनको फ़ेम मिल रहा है, उस फ़ेम की तरफ भी, मतलब इनका एक नाम बन गया, एक ओहदा बन गया, उस तरफ भी अगर ये काम करेंगे, अपने नाम की तरफ भी ये अगर काम करेंगे, तो इनके नाम में भी इनको डिफ़िकल्टी आएगी। मतलब वृश्चिक नवमांश में गया है ना, तो मतलब पं मतलब एक पंचम भाव का मालिक, पंचम भाव नेम फ़ेम को डिनोट भी करता है, फ़ेम को, नेम फ़ेम को। तो इनके नेम और फ़ेम के साथ भी इनकी डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन उसमें भी उनको फ़ेम मिल जाएगा। समझ रहे हैं? उसमें भी डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि वृश्चिक नवमांश में गया है, लेकिन उसमें भी उनको फ़ेम मिल जाएगा। मतलब ये सोचिए, कोई कोई अगर उनका नाम बहुत ही ज़्यादा नेम फ़ेम उनका पूरे वर्ल्ड में हो गया, मोदी, 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 लेकिन अगर मोदी को किसी एक ब्रांड के तरीके कहीं यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पे भी लोग कहेंगे हमेशा मोदी, जैसे लोग आजकल बोलते हैं ना, मोदी भक्त हो गया, मोदी भक्त हो गया, अंध भक्त हो गया, अंध भक्त। तो उनके नेम फ़ेम में भी उनको लोग उनकी डिफ़िकल्टी आएगी। मतलब उनका अगर नाम बन गया है, तो उसमें भी उनको डिफ़िकल्टी आएगी, ट्रबल आएगा, लेकिन उससे भी उनका नाम बन जाएगा और उनको फ़ेम मिल जाएगी। तो ये है उनके साथ, बहुत ही सर्कुलर वे में चीज़ें चल रही हैं। अब दूसरी चीज़ और देखते हैं, राहु का प्लेसमेंट देखते हैं। राहु यहाँ पे पंचम भाव में बैठा है, नेम फ़ेम के मतलब फ़ेम देने के भाव में बैठा है। फ़ेम देगा और ये कुछ प्रोडक्ट सेल करेंगे, मतलब सर्विसेज़ जैसा कुछ देंगे, और क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति इनका केंद्र में बैठा हुआ है, इससे 12वें भाव में, तो कहीं न कहीं इनको सेपरेशन करके, मतलब ये ज्ञान से सेपरेट करके, इनको ज्ञान से सेपरेट करेगा राहु, राहु इनको ज्ञान से सेपरेट करेगा। लेकिन ज्ञान से सेपरेट करने के बाद ये कहीं न कहीं इनको ज्ञान से ज़रूर सेपरेट करेगा, मतलब जो इन्होंने जीवन में अर्जित किया होगा, उससे इनको सेपरेट करेगा ये, बुद्धि से सेपरेट, इसीलिए इनकी पढ़ाई-वढ़ाई नहीं हुई है। इसीलिए इनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो नहीं हुई है, क्योंकि कहीं न कहीं ये कह रहा है इनको ज्ञान से ये सेपरेट कर देगा। ज्ञान से सेपरेट कर देगा, लेकिन इनको फ़ेम की तरफ ले जाएगा, फ़ेम की तरफ ले जाएगा। क्योंकि फ़ेम की तरफ इसलिए ले जाएगा, क्योंकि पंचम भाव फ़ेम का भी होता है। तो ज्ञान से राहु सेपरेट कर देगा, लेकिन पंचम में भाव में बैठ के, पंचम भाव में राहु ज्ञान से सेपरेट कर देता है, लेकिन फ़ेम दे देता है। ये चीज़ मैं एक और कुंडली दिखाऊँगी, बताऊँगी कि कैसे पंचम भाव फ़ेम देता है। तो अब राहु ने यहाँ पे इनको ज्ञान से सेपरेट कर दिया, लेकिन इनको फ़ेम दे दिया। तो अब राहु को अगर हम नवमांश में देखें, तो नवमांश में अगर हम समझें, तो ये राहु दूसरे भाव में नवमांश के बैठा है। हुँ? और वो भी सिंह नौमांश में। तो दूसरे भाव में ये बैठा है, तो कहीं न कहीं ये जब अपने फ़ेम से, मतलब अपने फ़ेम से एक परिवार को जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक परिवार बनाना चाहेंगे, मतलब अपने जैसे देश के लोगों को एक परिवार के तरीके जोड़ने चलेंगे, एक फ़ेम से, अपने नाम से, हर मतलब पूरे देश को अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे एक परिवार की तरह, तो उसमें भी इनको नेम और फ़ेम दिलाएगा। मतलब धन भी दिलाएगा, नेम और फ़ेम भी दिलाएगा। ठीक है? ये राहु, मतलब इनका नाम सबसे ऊँचा करेगा। ये ये राहु इनको पंचम भाव में बैठा हुआ D1 में भी इंडिकेट कर रहा है, और वो स्ट्रॉन्गली बहुत सारे प्लैनेट्स इनके कहीं न कहीं नवमांश में भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इनका इनका नाम ही बहुत ऊँचा होगा, लेकिन इनके नाम से ही इनको डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन उसमें भी उनका नाम हो जाएगा। ये चीज़ नवमांश बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है। अब दूसरी चीज़ हम केतु की तरफ देखेंगे, केतु इनके 11वें भाव में बैठा है। मतलब इनको अपने डिज़ायर्स इनकी अब कोई रही नहीं है, क्योंकि इनका लक्ष्य किसी और तरफ हो गया है, तो इसलिए इनकी डिज़ायर्स, वो जो एक होती हैं नॉर्मल डिज़ायर्स, वो कुछ अब नहीं रही है। तो केतु इनके लग्न कुंडली में 11वें भाव में है।
कन्या राशि में। अब यही केतु इनके अष्टम भाव में चला गया है, नवमांश में, बहुत वीक हो गया है। अष्टम भाव में चला गया मतलब वीक हो गया, ठीक है? भले ही इनके डिज़ायर्स से इनको दूर की तरफ दिखा रहा है लग्न कुंडली, लेकिन ये डिज़ायर्स जो हैं इनकी उससे दूर हो नहीं पाएँगे, ठीक है? होना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाएँगे क्योंकि अष्टम भाव में जाके नवमांश के ये वीक हो गया है। हाँ, और वो भी ये किस नवमांश में गया है? कुंभ नवमांश में, जो 11वीं राशि है कालपुरुष कुंडली में। मतलब ये डिज़ायर्स से अपने जो जो उन्होंने डिज़ायर्स बनाए हैं, उससे दूर तो भागना चाहते हैं, लेकिन दूर भाग नहीं पाएँगे क्योंकि वो उनको जब तक कि उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, जो उनका कर्म है इस जीवन का, वो तब तक कि केतु जो यहाँ पे नवमांश में वीक हो गया है, अष्टम भाव में चला गया है, वो इनके डिज़ायर से इनको दूर जाने नहीं देगा। ये चाहते हैं डिज़ायर से दूर जाना, ये सब खत्म करना चाहते हैं। ठीक है? लेकिन इनको कभी नहीं जाने देगा क्योंकि ये खुद कुंभ नवमांश में केतु चला गया है अष्टम भाव में, तो इनको बार-बार इनको उसी तरफ ढकेलता रहेगा और इनका जो मेन है, इनको इनका नाम आगे बढ़ेगा, इनका नाम बहुत आगे बढ़ेगा और वो बढ़ता चला जाएगा। जितना ये उससे पीछे हटना चाहेंगे, वो जब तक कि वो पूरा नहीं होगा, ये केतु वीक हो चुका है यहाँ पे, तो इनको डिज़ायर से दूर ले जाने नहीं देगा और वो डिज़ायर्स के ही नवमांश में बैठा है, कुंभ नवमांश में। तो ये और कुंभ नवमांश एक अच्छा नवमांश है जब अगर हम बात करते हैं, तो ये कहीं न कहीं समाज के लिए काम करता है। तो ये जो डिज़ायर है ना इनकी समाज के लिए जो काम करना है, ये समाज के लिए अब जैसे काम करते रहेंगे ये केतु इनको समाज के लिए काम करवाता रहेगा। तो ये इस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है केतु। मतलब लग्न कुंडली में केतु कह रहा है कि ये डिज़ायर से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन ये केतु वीक हो जाता है इनकी नवमांश कुंडली में क्योंकि अष्टम भाव में बैठ गया है और वो कुंभ नवमांश में बैठा है, तो कुंभ वैसे भी कालपुरुष कुंडली में 11वें भाव की राशि होती है। तो वो वीक हो गया है लेकिन वो कहीं न कहीं इनको इनके डिज़ायर्स की तरफ फिर भी डिज़ायर्स नहीं मतलब वो जो डिज़ायर्स होंगी ना जिनसे ये एंड में जो ये जिनकी तरफ इनको ले जाएगा, वो होगी दूसरों के लिए कुछ करना, ठीक है? कुंभ जो अ, राशि वाले लोग होते हैं ना, वो समाज के लिए कुछ करते हैं, कुछ ओवरऑल समाज के लिए। तो ऐसे तरीके की चीज़ें होती हैं। अब इसमें एक और प्लैनेट हम जो देख लेते हैं वो ये है हमने काफ़ी लगभग सारे प्लैनेट देख लिए हैं। चंद्र देख लेते हैं चंद्र। तो इनका जो नवम भाव का मालिक है वो है चंद्र, ठीक है? अब चंद्र इनका जो गया है नवमांश में वो अगर हम देखें वो गया है तीसरे भाव में और लग्न कुंडली में ये पहले भाव में है तो इनका भाग्य तो बहुत अच्छा है, लग्न कुंडली से पता चलता है। और ये एक राजयोग बना रहा है, धन योग राजयोग बना रहा है। अब ये लेकिन चंद्र गया है इनके तीसरे भाव में नवमांश के, वो भी कन्या राशि में। तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इनका भाग्य तो साथ देगा हमेशा, भाग्य साथ देगा। लेकिन लेकिन इनको भाग्य की तरफ कहीं न कहीं इनको थोड़ा-सा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कन्या नवमांश में गया है और कन्या राशि जो होती है कालपुरुष कुंडली वो छठे भाव की राशि होती है। तो अब इस नवमांश में गया है तो कहीं न कहीं इनको काफ़ी फाइट करना पड़ेगा अपने भाग्य के लिए। भाग्य में कभी न कभी इनके रास्ते में रोड़े आएँगे, इनको बहुत फाइट करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन बहुत होगा इनको लाइफ़ में। तो ये सब चीज़ें इनको भाग्य इनका साथ देगा, राजयोग बना हुआ है। लेकिन नवमांश ये चीज़ बोली है जब जिस वक़्त इनका भाग्य एक्टिवेट होगा, जब ये चीज़ें करना इनके लाइफ़ में आना स्टार्ट होंगी, भाग्य इनका एक्टिवेट हो जाएगा, चंद्र जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। तो जब एक्टिवेट हुआ था, तो तब उस वक़्त जब नवमांश ने काम करना शुरू किया था, तो इनको इनके भाग्य के लिए कुछ करने के लिए इनको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, भाग्य के लिए। तो भाग्य तो साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य का प्रॉब्लम ये है कि ये जो चंद्र है, ये लग्न कुंडली में जो फर्स्ट हाउस में बैठ गया है, पहले घर में, यहाँ पर ये नीच का हो गया है। वैसे तो 9th हाउस लॉर्ड जब नवम घर का मालिक जब पहले घर में बैठा होता है, तो अच्छा होता है। लेकिन ये नीच का हो गया है। तो अब ये नवमांश में जब बैठा है, तो इनको ये कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है, तो इनको भाग्य के लिए भाग्य इनका साथ देगा। क्योंकि तीसरे घर में बैठ के तीसरे घर में नवमांश चार्ट में बैठ के ये नवम भाव को देख रहा है, तो भाग्य इनका साथ देगा। लेकिन पहले इनको पराक्रम मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जो फाइट्स हैं ज़िंदगी के क्योंकि वो कन्या नवमांश में गया है, कन्या राशि आती है छठे घर की राशि है कालपुरुष कुंडली में। तो पहले इनको फाइट करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा लोगों से जो इनके समाज में जो कुछ भी इनको ये फाइट्स करना पड़ेगा, जो कॉम्पिटिशन होंगे, जहाँ पे भी इनको
लोगों को और जो पार्टीज़ हैं उनके साथ इनका कॉम्पिटिशन होगा, बहुत सारी चीज़ें और भी डिफ़िकल्टीज़ जिस जिस तरीके की आएँगी, उनको फ़ेस जब वो करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, खुद से आगे बढ़ेंगे अपने स्किल्स के साथ, तब इनका भाग्य इनका साथ देना, नवम भाव में इसकी दृष्टि साथ देना शुरू हो जाएगी। लेकिन इनको मेहनत करनी पड़ेगी, फाइट और कॉम्पिटिशन रहेगा हमेशा ज़िंदगी में। अब इसके बाद एक प्लैनेट और है जो है बुध। अब बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो है यहाँ पर, इसकी अगर मैं बात करूँ तो बुध बेसिकली यहाँ पे इनके अष्टम भाव और इनके 11वें भाव का मालिक है। तो अष्टम भाव 11वें घर का मालिक कहीं न कहीं ये इंडिकेट करता है कि बुध इनको डिफ़िकल्टीज़ भी देगा लाइफ़ में, लेकिन इनको गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ भी देगा। तो अब क्योंकि बुध अपनी ही राशि में बैठा है, जहाँ पे वो उच्च का होता है, वो कन्या राशि है 11वें भाव में, तो इनको डिफ़िकल्टीज़ मतलब जब इनकी लाइफ़ में इनको लगता है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन कठिन परिश्रम के साथ कठिनाइयाँ जब आ रही हैं इनकी ज़िंदगी में, जब कठिनाइयाँ आएँगी, इनको लगेगा बहुत कठिनाई है ज़िंदगी में, तब उस कठिनाई से इनको गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, वहाँ से इनको लाभ होंगे। ये इसका इंडिकेशन लग्न चार्ट दे रहा है। अब इसको नौमांश में समझने की कोशिश करते हैं। नौमांश में ये बुध गया है इनका अ, सप्तम भाव में, नौमांश के सप्तम भाव में गया है, मतलब अच्छे केंद्र के भाव में गया है। अच्छा है ये प्लैनेट मतलब मैंने बोल दिया नौमांश के अगर केंद्र में जाए या पंचम या नवम में जाए, कोई भी प्लैनेट वो अच्छा हो गया, ठीक है? तो जब भी ये एक्टिवेट होगा ये प्लैनेट D1 चार्ट में, नौमांश में भी एक्टिवेट हो जाएगा, अदर डिविजनल चार्ट्स में भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये बताता है जब ये एक्टिवेट होगा, तो इनका भाग्य इसका क्या होगा, इस प्लैनेट का, इस ग्रह का कैसा होगा, जब ये एक्टिवेट होगा। तो ये बताता है कि ये कहीं न कहीं अच्छा प्रभाव देगा और ये जो कुछ भी अपने जीवन में इनको जो कठिनाइयाँ आएँगी, वो इनको कर्म क्षेत्र में मतलब क्योंकि यहाँ पे ये जो है ख़ासकर इनकी पब्लिक सप्तम भाव पब्लिक इमेज है, नौमांश के सप्तम भाव में गया पब्लिक इमेज इनकी बता रहा है और ये मकर नौमांश में गया। मकर जो राशि है वो कालपुरुष कुंडली की दसम भाव की राशि है। जब भी ये कार्य क्षेत्र में जनता के लिए काम करेंगे कार्य क्षेत्र में जनता के लिए जो इनकी पब्लिक इमेज है, उसके लिए जब ये कार्य करेंगे, तो इनके में जब भी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी जब भी इनकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ आएँगी मतलब ये समझिए जब जब भी कठिनाइयाँ आएँगी इनकी ज़िंदगी में, जब भी कोई न कोई कठिनाई आएगी, जब भी कुछ ज़िंदगी में कोई भी इनको कठिनाई आएगी, तो उससे उनको जो लाभ मिलेगा, वो ये मिलेगा कि इनका जो बड़ा मतलब जो इनका जो लक्ष्य है अपने जनता के लिए कार्य करने का, वो और ज़्यादा कर्मनिष्ठ होकर उस कार्य को करेंगे। मतलब ये समझिए कि जो बुध है अष्टम भाव का मालिक है D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में, तो ये कठिनाइयों को दिखाता है। लेकिन क्योंकि D1 चार्ट में ये उच्च का हो गया है, तो कठिनाइयों से इनको लाभ मिलेगा। कठिनाइयों से जब-जब कठिनाइयाँ आएँगी, इनको लगेगी कठिनाई आ रही है, वहाँ से इनको लाभ मिलेगा और किस तरीके का लाभ मिलेगा, ये नौमांश बता रहा है जब ये एक्टिवेट होगा। कि इनको इनके जो पब्लिक है, जनता है, उसमें जो इनकी इमेज है, उसको ये बढ़ा देगा और बढ़ा देगा और ये उसके लिए और ये कार्य करेंगे। क्योंकि ये मकर नौमांश में है तो इनको कठिनाइयों से लाभ होगा, उससे इनकी जनता में इनकी पब्लिक इमेज और बढ़ेगी और उससे ये उस जनता के लिए और ज़्यादा कर्मनिष्ठ होकर कार्य करेंगे। ये इसका इंडिकेशन है। तो इस तरीके से हम नौमांश को समझते हैं। नौमांश को समझने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि पहले आप ये देखिए कि आपके लग्न का जो मालिक है, आपके D1 चार्ट में कैसे प्लेस्ड है, फिर वो किस जगह गया है नौमांश में। केंद्र में गया है, पंचम, नवम में गया है तो बहुत अच्छा है, अच्छा इंडिकेशन है। फिर देखिए वो कौन-सी राशि के नौमांश में है, तो कालपुरुष में वो कहाँ पे आती है। तो दोनों को जब आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ैक्टली क्या है। अब इससे मैंने एक चीज़ निकाल के आपको ये बताई जो मैंने पिछले नवमांश की पहली जो बेसिक्स समझाई थी उस वीडियो में बताया था कि जब भी लग्न का मालिक, लग्न लॉर्ड आपका D1 चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, मतलब लग्न लॉर्ड ही स्ट्रॉन्ग है D1 चार्ट में और वो नवमांश के पहले भाव में आता है केंद्र के और वहाँ पर कहीं न कहीं कर्क नवमांश आता है, तो ज़िंदगी में आपका लक्ष्य आपकी मातृभूमि की तरफ, आपकी माता की तरफ और आपकी जनता की तरफ है। तो ये मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया, जितने भी पब्लिक के लिए काम करने वाले लोग होंगे, जो इस अपने टाइम में वो काम कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए या कोई और जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली जिनका आप नाम सुनते हो, उन्होंने बहुत कुछ दिया है पब्लिक को जीवन में अपने, उनका कहीं न कहीं कर्क नवमांश और उनका खुद का पहले घर का मालिक या आत्मकार का कर्क नवमांश से जुड़ा हुआ होगा।
ठीक है? ये एक मैंने अपनी थ्योरी में, अपनी रिसर्च में पाया है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, ये सेकंड पार्ट था 9 मार्च का, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का मैंने एनालिसिस किया है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक